हेलो मेडिकोज, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ लिया है और अब अपन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे। देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अपन बात करें तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों सेम टाइम पे देखने को मिलता है। अपन ने पहले ही कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब भी होगा तो एक तो इसके अंदर टिश्यू डिस्ट्रक्शन अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा अपन देखें तो साथ में अपने को इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसी से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो हमेशा क्या ऐसा ज़रूरी है? जी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके हिसाब से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। पहला तो अपन कह रहे हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद अपन देखें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बार बार नहीं हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद में ही अपन देखें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा हो रहा है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आपको रिकरेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन बार बार होगा जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि भाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो डिनोवो से ही स्टार्ट हुआ हो, मतलब बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही अपन देखें तो आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ हुआ। अब मैंने यहाँ पे डिनोवो टर्म यूज़ में लिए क्योंकि बुक के अंदर ये टर्म दे रखी है, ठीक है। और ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप एग्जाम में इस तरीके की यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने बुक पढ़ी है, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर होइएगा, ठीक है। अब इन तीन पॉसिबिलिटी में अपने को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। अब चलिए एक यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंसेस की। भाई एग्जाम में कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस बताओ। ज़्यादातर चीज़ें अपने को पता है। पहली बात कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है। जो कार्डिनल साइंस होते हैं, कार्डिनल साइंस अपन ने कहा था कि सेल्सियस ने टोटल 4 कार्डिनल साइन दिए थे। एक तो अपन कह रहे हैं ट्यूबर, दूसरा अपन ने कहा था कैलोर, इसके अलावा अपन ने कहा था ट्यूमर, और एक अपन ने कहा था डोलोर। और एक फिफ्थ एडिशनल कार्डिनल साइन कौन सा है? फंक्शन लॉस, जिसे अपन क्या कहते हैं? फंक्शियो लेसियो कहते हैं। तो ये कार्डिनल साइन जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर जनरली नहीं देखने को मिलेंगे। पैथोजेनेसिस की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अपन ने पहले ही कहा था कि दो तरीके के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, एक वेस्कुलर इवेंट्स देखने को मिलते हैं तो एक सेल्युलर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स को फर्दर अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा था, एक तो हीमोडायनामिक चेंजेस, तो एक ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। तो सेल्युलर इवेंट्स जो थे वो फर्दर अपन कह रहे दो टाइप के थे, एक तो अपन कह रहे हैं कि आपके एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और एक अपन कह रहे थे फेगोसाइटोसिस। ये सब अपन बात कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर केमिकल मीडिएटर्स का भी रोल होगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पैथोजेनेसिस में अभी अपन ने बोला कि या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद में हो जाए या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिकरेंट अटैक्स देखने को मिले या फिर स्टार्टिंग से ही आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा हो। अब बात करनी है मेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो अपन कई बार बात कर चुके हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सबसे मेन सेल्स जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि इयोसिनोफिल्स वगैरह भी देखने को मिल सकती है। और अगर आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन लंबे टाइम तक चल रहा है तो लास्ट के अंदर अपन देखें तो लिम्फोमोनोन्यूक्लियर सेल्स भी देखने को मिलती है। आपको न्यूट्रोफिल्स मेनली याद होनी चाहिए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो है ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगी उसमें एक तो लिम्फोसाइट्स आएगी, इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स आएगी, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस आ सकती है, या फिर मैक्रोफेजेस के अपन कह रहे हैं मॉडिफिकेशन जैसे कि एपिथेलियल सेल्स वगैरह आ सकती है, और जाइंट सेल्स आ सकती है जैसे कि लैंगेंज जाइंट सेल हो गई या फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स हो गए। अपन जाइंट सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्लाज्मा एक्सुडेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ, दो टर्मिनोलॉजी आती है अपने पास, ट्रांसड्यूट और एक्सुडेट। ट्रांसड्यूट के अंदर क्या होता है? मेनली फ्लूइड का ही अपन देखें तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। लेकिन एक्सुडेशन के अंदर अपन कह रहे हैं कि फ्लूइड के साथ में प्रोटीन, और प्रोटीन में मेनली अपन कह रहे हैं एल्बुमिन, और साथ में सेल्स जो होते हैं उनका भी मूवमेंट होता है। तो ये जो प्लाज्मा का एक्सुडेशन होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा, बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। अब सिस्टमिक इफेक्ट्स की बात करें तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर अपने को फीवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि ल्यूकोसाइट के नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लिम्फ एडिनाइटिस और लिम्फ एंजाइटिस। लिम्फ एंजाइटिस का मतलब है कि लिम्फ वेसल्स जो होंगे उसका इन्फ्लेमेशन होगा, और उसके ही सेकेंडरी चेंजेस के अंदर अपने को लिम्फ एडिनाइटिस देखने को मिलेंगे जहाँ पे लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन होगा। ये अपन ने जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको।
इसके अलावा अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है तो उस केस में सेप्टिक शॉक हो सकता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या सिस्टमिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस देखने को मिलेगा, वही वाली चीज़ें हैं। बाकी ESR रेस हुआ हुआ रह सकता है। ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अनीमिया देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म केसेस में अमाइलोइडोसिस देखने को मिल सकता है। ये अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इम्यूनोपैथोलॉजी का, उसमें अपन अमाइलोइडोसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें मेन मॉर्फोलॉजी की, तो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एब्सेसिस देखने को मिल सकते हैं। एब्सेसिस एक्चुअल में क्या होता है कि लोकलाइज्ड एरिया होते हैं किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर जिसके अंदर पस का एक्यूमुलेशन हुआ हुआ रहता है। यहाँ पे अपने को एब्सेसिस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं और ब्लड के थ्रू अपन देखें तो बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और वहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर जो मेन मॉर्फोलॉजी होगी वो अपन कह रहे हैं कि एक तो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होता है, या अभी अपन जस्ट पढ़ेंगे नीचे कि क्या होता है इसका मतलब। इसके अलावा ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो होता है वो अपने को देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होगा वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, लेप्रोसी वगैरह के अंदर अपने को देखने को मिलता है। अब देखिए व्हाट कुड बी द फेट ऑफ द एक्यूट एंड द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो अपन कहेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 फेट हो सकते हैं। एक तो अपन देखें रेजोल्यूशन, या फिर अपन देखें हीलिंग, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के भी 3 आपके फेट हो सकते हैं, 3 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला तो रेजोल्यूशन, दूसरा हीलिंग, तीसरा जो है वो यहाँ पे डिफर कर रहा है कि यहाँ पे अपने को डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे अपन ने कहा था कि डेड या फिर अपन कह रहे हैं डीजनरेटेड टिश्यू के अंदर क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाएगा। अब कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन डेड और डीजनरेटेड टिश्यू में हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम का जो लेवल होगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अपने को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर पायोजेनिक एब्सेसिस हो गए, सेल्यूलाइटिस हो गए, बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह हो गए। इतना इंपॉर्टेंट ये मेन डिफरेंसेस, एक तो आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होने पता होनी चाहिए, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए, फेट पता होनी चाहिए, सिस्टमिक इफेक्ट्स भी मोटा मोटा सेम है, ठीक है, और डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, इतना ही बहुत है। इसके अलावा कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू हो गया या ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जिसमें अपन TB और लेप्रोसी पढ़ेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के टाइप्स की। देखिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, एक है क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले तो अपन नाम से ही समझते हैं कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जो भी हो रहा है वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कुछ चीज़ तो ऐसी होगी जो अपने को पता नहीं होगी, इससे नाम से ये पता चल रहा है। और ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन से ये तो साफ ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होगा। चलो अपन पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन की, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इरिटेंट सब्सटेंस होगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे टर्म यूज़ करी गई है इरिटेंट सब्सटेंस। यहाँ पे कोई पैथोजन नहीं बोला गया है, यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी नहीं बोला गया है, मतलब यहाँ पे जो इरिटेंट सब्सटेंस है वो अननोन होगा। यही अपन कह रहे हैं कि मेन फैक्टर है क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, कि जो ईटियोलॉजिक एजेंट है, ईटियोलॉजिक एजेंट जो है जिसकी वजह से ये हो रहा है वो अपने को पता ही नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, इडियोपैथिक होगा। तो उसकी वजह से अपन देखें तो अपने को नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिल रही है कि अपने को पता ही नहीं कि किस वजह से हो रही है। अब इस केस में होगा क्या, तो इस केस में एक तो आपके ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, या अपन समझेंगे ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या होता है आने वाले कुछ लेक्चर्स में। इसके अलावा टिश्यू रिपेयर अपने को देखने को मिलता है, टिश्यू रिपेयर भी अपन आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक जो आपके इन्फ्लेमेशन है उसका एग्जांपल एक तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, और क्रॉनिक अल्सर्स हो सकते हैं। अब इसी क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन का एक वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है जो कि है क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अपने को सुपरेशन देखने को मिलेगा। अब सुपरेशन देखने को मिलेगा तो एक्चुअल में ये जो आपके क्रॉनिक जो सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि इसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के भी फीचर्स होंगे तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के भी फीचर्स होंगे। अब कौन से फीचर्स होंगे वो अपन समझते हैं। देखिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो फीचर है वो है टिश्यू डिस्ट्रक्शन और
एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो फीचर है कि इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन हुआ रहेगा पॉलीमॉर्फ से, यानी कि न्यूट्रोफिल से, और न्यूट्रोफिल मेनली इन्फ्लेमेटरी सेल्स किसके होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के होते हैं। तो दोनों अपन कह रहे हैं कि फीचर्स प्रेजेंट है क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन के अंदर, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का फीचर भी प्रेजेंट है यानी कि न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का अपन कह रहे हैं कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रखा है। और यहाँ पे भी एब्सेसिस का फॉर्मेशन होगा, नाम में ही सुपरेटिव यानी कि सुपरेशन हो रहा है, मतलब पस अपने को देखने को मिलेगा, और पस जो है वो एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सेस। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, कि यहाँ पे ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रैन्युलोमा। अब ग्रैन्युलोमा क्या होता है, कैसे बनता है और किन कंडीशंस में बनता है, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर तो ज़रूर से देखिएगा। अब यहाँ पे आता है क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कब कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मेनली 4 कंडीशन दे रखी है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसिस, सिफिलिस और एक्टिनोमाइकोसिस। अब ये चारों ही कंडीशन आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन पैथो के अंदर मैं आपको 2 यहाँ पे बताऊँगा ज़रूर, एक तो ट्यूबरक्लोसिस में आपको पढ़ाऊँगा और एक लेप्रोसिस आपको पढ़ाऊँगा, बाकी ये दोनों आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वैसे भी पढ़ेंगे। ये दोनों के ऊपर लेक्चर्स आएंगे आने वाले कुछ टाइम में ही, वो आप देखिएगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.